दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज हमारा टॉपिक है FC फील्ड क्राफ्ट, या इसे हम और बोल सकते हैं क्षेत्र कला भूमि कौशल जमीनी हुनर। क्या होता है? लड़ाई के दौरान जमीन की बनावट का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए अपने राइफल्स को छिपाते हुए टेक्निकल हरकतों द्वारा दुश्मनों के नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर अधिक से अधिक कामयाबी हासिल करना ही फील्ड क्राफ्ट होता है। यहीं से हम परिभाषा निकाल सकते हैं कि फील्ड क्राफ्ट उपलब्ध जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है। हमारा जवान यदि शस्त्र चलाने में कितना भी निपुण क्यों है, यदि उसे फील्ड क्राफ्ट के बारे में जानकारी नहीं है या उसके बारे में वो नहीं जानता, तो वो शत्रु के खिलाफ अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं करता। और आपको पता है, शत्रु की जानकारी ना होना युद्ध के लिए बहुत परेशानी हो सकता है। मतलब यदि हमें युद्ध जीतना है तो हमें शत्रु की हरकतें, शत्रु की जानकारी पता होना चाहिए। और यदि हमें शत्रु की जानकारी प्राप्त करना, तो हम भूमि कौशल मतलब क्षेत्र में अच्छी कला रखना चाहिए, क्षेत्र में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे पहला ढूंढना, फिर पीछा करना, मूर्ख बनाना, फंसाना और गोली चलाना। इसके याद करने का बहुत साधारण तरीका है 5F। फर्स्ट फाइंड, फॉलो, फूल, फिक्स, फायर। फाइंड मतलब ढूंढना, फॉलो मतलब पीछा करना, फूल मतलब मूर्ख बनाना, फिक्स मतलब फंसाना और फायर मतलब गोली चलाना। अब मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से फील्ड क्राफ्ट के बारे में समझाता हूं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस बनते। तो पहला क्वेश्चन मैं यहां निकालता हूं कि आड़ क्या होती है, क्यों ली जाती है और इसका मतलब क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आड़। आड़ लेना दो प्रकार से होते हैं, हम दो प्रकार से आड़ लेते हैं। एक होता है दृष्टि से आड़ और दूसरा होता है गोलीबारी से आड़। दृष्टि से आड़ मतलब नजरी आड़, दुश्मन की नजर से हमें बचना दृष्टि आड़ कहलाती है। गोलीबारी आड़ मतलब दुश्मन के नजर के साथ साथ उनकी गोली से बचना गोलीबारी आड़ कहलाती है। अगला क्वेश्चन मैं इसी में निकालता हूं, छलावरण एवं छिपाव क्या होते हैं, इससे क्या फायदे हैं, इसका मतलब क्या होता है। छलावरण मतलब कैमोफ्लेज और छिपाव मतलब कंसीलमेंट। छलावरण मतलब वह चीजें जो मानव द्वारा निर्मित वस्तु के पीछे या मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं के द्वारा छिपने की एक कला है, जिसे हम छलावरण कला कहते हैं, छलावरण कहते हैं। छिपाव वह होती है, इसमें भी हमको छिपना ही होता है, लेकिन ये होता है कि ये इसमें प्राकृतिक दृश्य एवं जो आकृति होती है जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, उनके द्वारा छिपने की एक कला है। मतलब प्राकृतिक दृश्य या आकृतियों के द्वारा छिपने की कला को हम बोलते हैं छिपाव या कंसीलमेंट। इससे हम शत्रु की नजर से, उनके फायर से बच सके। अगला प्रश्न उठता है, इसी में बनता है कि चीजें कैसी दिखाई देती है। ये छिपाव के अंतर्गत ही आता है कि चीजें कैसी दिखाई देती है और चीजें कैसी दिखाई देती है। या इसका और यदि वो घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता तो वो ये बोल सकता है कि विभिन्न किस कारण से आप शत्रु की दृष्टि में आ सकते हैं। चीजें कैसी दिखाई देती है या किस कारण से आप शत्रु के दृष्टि में या नजर में आ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन समान है। उसका आंसर की ट्रिक 5S 1M। याद करने का तरीका 5S S S S S S 1 2 3 4 5। इस S को हम बोल सकते हैं शेप। शेप मतलब आकार। साइन, साइन मतलब चमक। इस S से सेट, छाया। इस S से सरफेस, सतह। इस S से स्पेसिंग, फासला। और M मूवमेंट। मूवमेंट मतलब
मूवमेंट मतलब होता है हरकत। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और चीज है जिससे चीजें दिखाई देती है या शत्रु हम शत्रु की नजर में हम आ सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूं तो शोर, ध्वनि और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है और याद करने के लिए अच्छा। अगला क्वेश्चन है दूरी का अनुमान लगाना। मतलब दूरी का अनुमान कितने प्रकार से लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है और क्या होती है दूरी का अनुमान लगाने की विधि। जो प्रश्न है दूरी का अनुमान लगाना, जजिंग डिस्टेंसेस। प्रश्न है दूरी का अनुमान लगाना। दूरी का अनुमान हम कितने प्रकार से लगा सकते हैं, कितनी विधि से लगा सकते हैं, हम ये पढ़ेंगे। पहली विधि है मापक इकाई विधि। देखो प्रश्न से ही आपको समझ आ रहा है कि अनुमान बोला है, मतलब कि वो एकदम करेक्ट दूरी का अनुमान नहीं लगा, करेक्ट दूरी नहीं बता सकते हम, लेकिन इसका अनुमान लगा सकते, वही चीजें हमें बताना है। तो उसकी पहली विधि है मापक इकाई विधि, दूसरी विधि है आभास विधि, तीसरी विधि है ब्रैकेटिंग विधि, चौथी विधि है सेक्शन औसत विधि। ये चार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर पांचवी और छठवीं विधि पढ़ेंगे। मापक इकाई विधि, मापक इकाई विधि को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेथड। मापक इकाई विधि मतलब छोटी छोटी इकाइयों द्वारा हम दूरी का अनुमान लगाएंगे, शत्रु की दूरी का अनुमान लगाएंगे। जैसे हमने मान लिया ये हमारा शत्रु है और यहां पर हमें यहां से यहां तक की दूरी का हम अनुमान नहीं लगा पा रहे, तो हम मापक विधि के द्वारा अनुमान लगा सकते। कैसे? हमने सरल इकाई ली कि भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 20 मीटर, ऐसे ही देखा कि इस यहां से यहां तक 20 है तो यहां से यहां तक 20 होगी, और फिर लगा कि ये लगभग इसका आधा है तो ये होगी 10, तो ये टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गई कि कितनी होगी 50 मीटर। इस प्रकार से मापक इकाई विधि के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी विधि होती है आभास विधि, यह इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम अपीयरेंस मेथड। आभास विधि क्या होती है? आभास विधि को हम एक और नाम बोल सकते हैं देखने का तरीका। क्या? देखने का तरीका। आभास विधि को मैं बता देता हूं। हमने मान लिया, यदि हमें देखने का तरीका से स्पष्ट आ रहा है कि हम किसी प्रकार से अनुमान नहीं लगा रहे, सिर्फ शत्रु को देखकर ही आभास कर रहे हैं कि वो कितना दूर होगा। यदि हमें शत्रु पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है तो लगभग वह 200 गज दूर है हमसे। अब बोलोगे कि सर गज क्या होता है? गज को इंग्लिश में बोलते हैं यार्ड, और एक गज बराबर होता है 36 इंच। एक गज बराबर 36 इंच। अब आप इंच में यदि इसको डोनेट कर अपने दिमाग में बिठाने के लिए बता रहा हूं कि एक गज बराबर 36 इंच होता है, तो ऐसे ही हमने लगा, यदि वो व्यक्ति हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमारा शत्रु साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो वो समझ लो कि वो 200 गज दूरी है। यदि वो धुंधला दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि वो 300 गज दूरी है। यदि वो हमें दिखाई या हम उसका चेहरा नहीं पहचान पा रहे तो वो समझ लीजिए कि 400 गज। मतलब इस प्रकार की मेथड को हम बोलते हैं आभास विधि या देखने का तरीका। इसके बाद होता है ब्रैकेटिंग विधि। ब्रैकेटिंग विधि में कुछ ज्यादा कठिन है। इस विधि में लक्ष्य की अधिकतम दूरी का अनुमान लगाकर और लक्ष्य की मिनिमम दूरी का, मतलब कम से कम दूरी का अनुमान
एक तो अधिकतम दूरी का अनुमान लगाते हैं और एक न्यूनतम दूरी का अनुमान लगाते हैं, फिर उसका औसत निकाल लेते हैं। अधिकतम दूरी जैसे हमने अनुमान लगाया कि शत्रु हमसे एक अधिकतम अनुमान लगाया हमने कि वो 60 मीटर दूर है, और लगाया कि यार कम से कम ये 30-40 मीटर दूरी होना चाहिए। मतलब हमने लगाया कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ये 60 मीटर होना चाहिए और कम से कम 40 मीटर। तो इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमें उसकी रियल दूरी या जो अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग दूरी हमें पता चल जाएगी। ये होती है ब्रैकेटिंग विधि। ब्रैकेटिंग को इंग्लिश में ब्रैकेटिंग ही बोलते हैं। फिर होता है चौथा सेक्शन औसत विधि, और अधिकतर युद्ध क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग करके ही दुश्मन का अनुमान लगाते हैं। जैसे सेक्शन विधि मतलब सेक्शन एवरेज मेथड, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेक्शन एवरेज मेथड। मतलब यदि एक सेक्शन में 10 जवान है, एक सेक्शन में 10 जवान है, 10 ने अपना अनुमान लगाया कि यार ये 35 मीटर है, दूसरे ने अनुमान लगाया 40 मीटर है, तीसरे ने लगाया 45 मीटर, चौथे ने लगाया 42 मीटर, ऐसा करके सबने लगा लिया। सबका अनुमान जोड़ने के बाद जो कप्तान होता है वो सभी के अनुमान को जोड़ता है, प्लस करता है, और उसमें जितने जवान ने अनुमान लगाए हैं उससे उसको भाग दे देते। जैसे 10 जवान ने अनुमान लगाया तो 10 से इसको भाग दे दिए। इस प्रकार से जो भी हम दूरी का अनुमान लगाते हैं वो होती है सेक्शन औसत विधि। अब होती है पांचवी, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये हमें पढ़ना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे को याद रहना चाहिए कि एक विधि कौन सी होती है। पांचवी विधि है परिचित दूरी विधि। परिचित दूरी विधि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कि रेंज मेथड। परिचित दूरी का मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें किसी परिचित दूरी का पता, मतलब किसी दूरी जहां दुश्मन है उसके पास कुछ चीज़ें हैं और वहां की दूरी हमें पता है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं। मतलब वो जगह के बारे में हमें पता है तो उस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यार वो जगह हमसे इतनी दूर है तो शत्रु भी हमसे इतने दूर होगा। अगली होती है छठवीं होती है आधी दूरी विधि, या हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाल्विंग मेथड। इस विधि से पहले लक्ष्य की आधी दूरी का अनुमान लगाकर बाद में उसे दोगुना करके पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है। ये थी आपकी छह दूरी का अनुमान लगाने की विधि। इसके बाद हम लक्ष्य को पहचानना, ये हम पढ़ेंगे मेरे अगले वीडियो, जिसमें मैं बीसी के बारे में बताऊंगा, युद्ध कला के बारे में बताऊंगा कि कैसे युद्ध किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस प्रकार से करना चाहिए। और उसके बाद जो मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर की उत्पत्ति कैसे हुई, किस स्थिति में हुई, किसके द्वारा हुई, ये सब बताऊंगा, जो कि मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा पता चला होगा। यदि अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती, भारत माता की।